तुम्हारे पिता एक किलिन डुलियो हैं और तुम्हारी माँ ये परिवार की मशहूर मदर टाइगर हैं। लेकिन जब तुम सिर्फ 3 साल के थे तब तुमने उनके 10 साल से छिपाकर रखे हुए शराब के घड़े को चुपके से पी लिया और खाली घड़ा वापस उसी जगह रख दिया। 5 साल की उम्र में तुमने अपनी माँ के 3 साल से पाले हुए 9 टर्न जेड लोटस को सिर्फ यह देखने के लिए बर्बाद कर दिया कि उसकी पंखुड़ियां जलने पर किस रंग की आग पैदा करती हैं। 6 साल की उम्र में तुम्हारी मार्शियल सोल जागृत हुई, एक ऑस्पिशियस व्हाइट किलिंग। लेकिन जैसे ही तुमने परिवार द्वारा निर्धारित बेयर क्रैब सोल रिंग को अब्जॉर्ब करने से मना किया, तुम्हारे पिता ने गुस्से में एक हाथ से पत्थर की मेज पर प्रहार कर दिया। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए गरजकर कहा, आज से तुम ये परिवार के सदस्य नहीं हो। तुमने न माफी मांगी न कोई एक्सप्लेनेशन दिया, बस मुड़े और बाहर निकल गए। फिर ओल्ड डब्ल्यू की हॉर्स कैरेज में बैठकर दूर की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में ओल्ड डब्ल्यू ने आखिरकार कहा, यंग मास्टर, यह सोल बीस्ट भले ही रेयर है लेकिन यह पूरी तरह से आपके लिए सूटेबल नहीं है। वह कुछ झिझका, फिर बोला, आप किलिन परिवार की एकमात्र उम्मीद हैं। आपके हर सोल रिंग के बारे में परिवार ने काउंटलेस डिस्कशंस की हैं ताकि आपके लिए सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन चुना जा सके। निकलने से पहले फैमिली हेड ने बार बार समझाया था कि आपका फर्स्ट सोल रिंग एक पावरफुल मेल टाइप सोल बीस्ट से होना चाहिए ताकि आपका पहला सोल स्किल मुख्य रूप से फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करे। लेकिन सामने मौजूद यह फायर ड्रैगन क्लियरली उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। तुमने शांत स्वर में कहा, ओल्ड डब्ल्यू, मेरी अपनी प्लानिंग है। तुमने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दोनों जल्द ही ऐसी जगह पहुंच गए जहां सोल रिंग को अब्जॉर्ब करना सुरक्षित था। ओल्ड डब्ल्यू ने एक बार फिर तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने सीधे उसे रोक दिया। ओल्ड डब्ल्यू, मुझ पर भरोसा करो। बस इतनी सी बात सुनकर ओल्ड डब्ल्यू चुप हो गया। फायर ड्रैगन को अंतिम प्रहार देने के बाद तुम वहीं पालथी मारकर बैठ गए और उसके सोल रिंग की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। यह जंगल का आउटर एरिया था जहां कोई पावरफुल सोल बीस्ट मौजूद नहीं था और ओल्ड डब्ल्यू भी पास में गार्ड कर रहा था, इसलिए तुम पूरी तरह रिलैक्स्ड थे। तुमने अपना पूरा ध्यान उस भयंकर एनर्जी का सामना करने में लगा दिया। वह गर्म ऊर्जा ऐसी थी मानो तुम्हारे शरीर को अंदर से जला देना चाहती हो। तुम्हारे शरीर में मौजूद प्रिमोर्डियल केओस टेक्निक ने तुरंत उस इंटेंस फायर एलिमेंट एनर्जी को महसूस किया और उग्र एनर्जी को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह एनर्जी तुम्हारे हार्ट के पास जमा होने लगी। कई बार फेलियर के बाद आखिर तुमने उस स्कॉर्चिंग एनर्जी को सफलतापूर्वक कॉन्डेंस कर लिया। हार्ट से उठती गर्मी पल भर में पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे तुम आग की नदी के बीच खड़े हो। जलने का एहसास बेहद साफ था, एग्जैक्टली जैसा तुमने पहले से कैलकुलेट किया था। कुछ दिनों बाद किलिन ये परिवार के भीतर अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर डाला? फैमिली हॉल के बीच खड़े युवक को ये जेंशन गुस्से से घूर रहा था। फैमिली एल्डर्स ने कई दिनों तक चर्चा करके तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन पाथ की प्लानिंग की थी लेकिन तुमने उसे इस तरह बदल दिया। ये जेंशन का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी ताकत के प्रहार से भारी स्टोन टेबल पर कई दरारें पड़ चुकी थीं। तुमने हल्की के साथ कहा, मैं जानता था कि मेरी प्लानिंग परिवार की प्लानिंग से अलग है। वापस आने से पहले ही मुझे पता था कि यह सिचुएशन आएगी। फादर, यह एक एक्सट्रीमली रेयर ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट है। तुम्हारी बात सुनकर ये जेंशन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट सच में रेयर है लेकिन यह एलिमेंटल पावर को कंट्रोल करने वाला फायर ड्रैगन है। चाहे इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी भी स्ट्रांग हो, यह उस टॉप टियर फिजिकल सोल बीस्ट जितना पावरफुल नहीं है जिसे परिवार ने तुम्हारे लिए चुना था। फिर शुरुआती वीकनेस को कैसे कॉम्पेंसेट करोगे? ये जेंशन का चेहरा फिर गंभीर हो गया। यह रास्ता हमारे ये परिवार के अनगिनत एंसेस्टर्स और पावरफुल एक्सपर्ट्स ने वर्षों की रिसर्च के बाद चुना है। यही सबसे ऑप्टिमल कल्टीवेशन राउट है। वह गुस्से में तुम्हें घूरते हुए बोला, आमतौर पर तुम कितनी भी शरारत करो मैं एक आंख बंद करके नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन यह तुम्हारी पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है और तुमने इसे भी सीरियसली नहीं लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तुमने कहा, क्या यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे सूटेबल सोल बीस्ट नहीं मिला? चुप रहो। निकलने से पहले मैंने तुम्हारे लिए सूटेबल मेल सोल बीस्ट तक मार्क कर दिए थे। फिर तुम्हें कैसे नहीं मिला? वह गर्जा, क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? ये परिवार दोबारा डुलियो कॉन्टिनेंट पर ग्लोरी हासिल कर पाएगा या नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे और परिवार की प्लानिंग के अनुसार ही सोल रिंग्स एब्जॉर्ब करोगे। ये जेंशन ने अपनी भौहें दबाईं और सोचने लगा कि तुम्हारे इस गलत कदम को कैसे ठीक किया जाए।
तुमने फिर कहा, फादर, किलिन एक डिवाइन बीस्ट है। सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट वाला पाथ इसके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। तुम अपने प्लान को एक्सप्लेन करना चाहते थे, लेकिन उसने तुरंत रोक दिया। बस, यह रास्ता हमारे काउंटलेस एंसेस्टर्स ने टेस्ट किया है। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम अपने एंसेस्टर्स से ज्यादा दूरदर्शी हो? ये जेंशन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें अपने पिता की यह स्टूबोर्ननेस देखकर मन ही मन साय करना पड़ा। तुम्हारे एंसेस्टर्स का रास्ता गलत नहीं था, लेकिन वे उस नॉलेज को नहीं जानते थे जो तुम्हारे पास थी। क्योंकि तुम एक ट्रांसमाइग्रेटर थे, इसलिए तुम्हें किलिन की असली पोटेंशियल का पता था। किलिन कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार एक अलग एलिमेंटल पावर से जुड़ा होता है। केवल एक एलिमेंट को मास्टर करना भी परिवार द्वारा चुने गए फिजिकल कल्टीवेशन राउट से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता था। और इससे भी आगे 5 एलिमेंट किलिन का प्रेसिडेंट मौजूद था। अगर पहले 5 सोल रिंग्स के जरिए तुम 5 एलिमेंट्स को परफेक्टली कंट्रोल कर पाते, तो तुम्हारा ऑस्पिशियस व्हाइट किलिन धीरे धीरे 5 एलिमेंट किलिन में प्योरीफाई हो सकता था। उसके साथ ऑस्पिशियस पावर भी जुड़ जाती। इसके बाद 5 एलिमेंट्स और येन यांग को अलग करके हेवनली स्टेम्स को कंट्रोल किया जा सकता था। फिर 28 कॉन्स्टलेशंस की पावर और अंत में 4 डिवाइन बीस्ट्स एज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टोर्टस की शक्ति को कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद जागृत होने वाला 5th सेक्रेड बीस्ट, जो अर्थ एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, येलो ड्रैगन किलिन होगा। 5 सेक्रेड बीस्ट्स की पावर वास्तव में स्पेस टाइम ओरिजिन एनर्जी से जुड़ी होगी। 5 एलिमेंट्स के पूर्ण होने पर किलिन बॉडी एक ऐसा सुप्रीम फाउंडेशन बन जाएगा जो हेवनली स्टेम्स और अर्थली ब्रांचेस, डेस्टिनी और कॉस्मिक चेंजेस तक को कंट्रोल कर सकेगा। उस समय तुम्हारे 5 सोल रिंग्स साधारण डिवाइन बीस्ट सोल रिंग्स नहीं रहेंगे, बल्कि 5 सेक्रेड बीस्ट सोल रिंग्स बन जाएंगे। तुम पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में ऐसे अकेले व्यक्ति बनोगे जिसके पास 5 सेक्रेड बीस्ट सोल्स हों। और इतना ही नहीं, अगर तुम 12 एम्परर लेवल पावर्स को भी मास्टर कर पाए, तो तुम हेवनली स्टेम्स और अर्थली ब्रांचेस के सुप्रीम मास्टर बन सकते हो, यानी संसार के काउंटलेस चेंजेस को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। तुम्हारे मन में यह विजन जितना स्पष्ट था, उतना ही तुम्हारे पिता के लिए यह सब एक रेकलेस आइडिया था। तुमने गहरी सांस ली और एक बार फिर कहा, फादर, मेरी बात सुनिए। 5 एलिमेंट पावर उस फिजिकल डिफेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। डिवाइन बीस्ट किलिन का फ्यूचर केवल फिजिकल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये जेंशन अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और तुम्हें ठंडी नजरों से देखने लगा। मैं समझ गया। मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा फ्रीडम देकर बिगाड़ दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। हॉल में कुछ क्षणों के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हर कोई आने वाले फैसले को महसूस कर रहा हो। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम्हें अपनी राह पर इतना भरोसा है तो जाकर इसे प्रूव करो। आज से तुम ये परिवार के सदस्य नहीं हो। अब ये परिवार की कोई भी चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होगी। मैं भी देखना चाहता हूं कि बिना परिवार की मदद के तुम आखिर कितनी दूर तक जा सकते हो। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह केवल एक गुस्से भरा फैसला नहीं था, बल्कि तुम्हारे और ये परिवार के बीच एक नई शुरुआत की घोषणा थी। पास खड़ी ये मैडम यह सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उस समय उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। हॉल में मौजूद सभी लोग इस अचानक हुए फैसले से स्तब्ध रह गए। वहीं तुम शांत खड़े रहे। तुम्हारे चेहरे पर न डर था, न पछतावा। तुम जानते थे कि तुम्हारा रास्ता अब परिवार से अलग हो चुका है, लेकिन तुम्हें अपनी प्लानिंग पर पूरा विश्वास था। तुम्हारे पिता ने अपना फैसला सुना दिया था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह ये परिवार से अलग होकर तुम्हारी असली जर्नी शुरू होने वाली थी। तभी ये जेंशन की ठंडी नजर उस पर पड़ी। अपने पति को अच्छी तरह समझने वाली ये मैडम तुरंत समझ गई कि वह अपने बेटे को लेकर मुश्किल स्थिति में है। गुस्से से भरे पिता को देखते हुए तुमने अब बहस करना बंद कर दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों से समझाना आखिरकार बेकार होता है। अगर अभी समझौता कर लिया तो शायद जिंदगी भर मन में पछतावा रहेगा। इसलिए बेहतर है कि समय ही सही और गलत का फैसला करे। बूढ़े आदमी, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा यही तो एक बेटा है। तुम सच में उसे अकेले बाहर भटकने के लिए छोड़ दोगे? ये मैडम गुस्से से लगभग फट पड़ी। इतने वर्षों की शादी के बाद उनका यही एक प्यारा बेटा था। फैमिली हेड होने के बावजूद ये जेंशन ने सिर्फ एक बात को लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ये जेंशन के चेहरे पर हेल्पलेसनेस दिखाई दी। इस लड़के की हड्डियों में इतना स्टबर्न प्राइड है कि अगर इसे सबक नहीं मिलेगा तो यह कभी भी फैमिली की प्लानिंग को विलिंगली स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा बेटा है, फिर भी तुम उसे समझते नहीं हो।
तुमने कब उसे नुकसान उठाते देखा है? ये मैडम को अचानक अपने बेटे की उस स्पेशल मार्शल सोल की याद आई। वह और भी एंशियस हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वह तुरंत मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उधर घर से निकलने के बाद तुमने बिना किसी हेजिटेशन के सीधे जर्नी शुरू कर दी। तुमने अपना सामान तक पैक नहीं किया था। ओल्ड डब्ल्यू कैरेज चला रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर अपने यंग मास्टर को देख रहा था। छोटे से लड़के के चेहरे पर न गुस्सा था न डिप्रेशन। यह देखकर ओल्ड डब्ल्यू ने राहत की सांस ली और फिर पूरी गंभीरता से कैरेज चलाने लगा। कैरेज के भीतर कुछ समय बाद हल्की पीली रोशनी चमक उठी। तुम्हारे पैरों के नीचे एक येलो सोल रिंग दिखाई दिया। छोटी सी जगह का टेम्परेचर कुछ ही पलों में तेजी से बढ़ने लगा। तुमने प्रिमोर्डियल केओस टेक्निक को सर्कुलेट किया। पहले जो एनर्जी 5 एलिमेंट्स में बैलेंस्ड थी, वह 5 सोल इन्फ्लुएंस के कारण पूरी तरह फायर एट्रीब्यूट की ओर झुकने लगी। 5 एलिमेंट्स का संबंध 5 ऑर्गन्स से था और फायर का संबंध हार्ट से। तुमने आंखें बंद करके पालथी मारी और अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट करते हुए शरीर के भीतर मौजूद सबसे मूल फायर एट्रीब्यूट एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू किया। शांत पड़ी इन्नेट फायर एनर्जी पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। दूर से देखने पर तुम्हारे हार्ट के आसपास हल्की लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। इन्नेट फायर क्यूआई पहले पैसिव थी, लेकिन अब एक्टिव होकर पूरे शरीर में फैल गई और फिर दोबारा हार्ट में लौट आई। तुमने अपनी 2 उंगलियों को एरो की तरह सामने किया और उंगलियों के बीच एक छोटी सी फ्लेम लगातार जलने बुझने लगी। तभी तुम्हें अपने पिछले जीवन में पढ़ी हुई हेवनली स्टेम्स एंड अर्थली ब्रांचेस की किताब याद आई। उसमें 5 एलिमेंट्स के बिंग फायर के बारे में लिखी जानकारी तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। तुमने तुरंत उस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए अपने शरीर की मेरिडियंस में सर्कुलेट करना शुरू किया। पूरी प्रक्रिया में तुमने बेहद सावधानी बरती। फायर एनर्जी कभी तेज होकर ऊपर उठती तो कभी शरीर के भीतर घूमती हुई फिर से हार्ट की ओर लौटती। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में मौजूद फायर एट्रीब्यूट एनर्जी का रूप बदलने लगा। उसकी शक्ति साधारण 5 एलिमेंट फायर जैसी बिल्कुल नहीं थी। कुछ ही समय में तुम्हारे माथे पर बारीक पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। शरीर के भीतर फायर एट्रीब्यूट एनर्जी लगातार घूम रही थी और उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही थी। सिर्फ उसकी ऑरा से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई ऑर्डिनरी 5 एलिमेंट फायर नहीं है। यह इन्नेट बिंग यांग ट्रू फायर थी। तभी किलिन की 5 सोल्स से एक धीमी आवाज निकली। ऑस्पिशियस व्हाइट किलिन के शरीर में भी अचानक बदलाव होने लगा। उसके स्केल्स के बीच एक लेयर ऑफ गोल्डन फ्लेम्स दिखाई देने लगी, जिससे उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस और मिस्टेरियस लगने लगा। व्हाइट किलिन के पीछे एक हल्की लाल फैंटोम इमेज धीरे धीरे दिखाई दी। कुछ ही पलों में वह फैंटोम स्पष्ट होकर उसके पीछे खड़ी हो गई। उसका सिर ऊंचा था और उसके शरीर से पिघले हुए रेड गोल्ड जैसा प्रकाश बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके हर बाल के सिरे पर छोटी छोटी लाल फ्लेम्स नृत्य कर रही थीं। उसके माथे पर एक विचित्र आकार का हॉर्न था जो किसी कर्ल्ड ड्रैगन जैसा दिखाई देता था और उसकी सतह पर डार्क रेड एंशिएंट रून्स दिखाई दे रहे थे। क्लोन। तुम्हारे मन में तुरंत लेजेंडरी किलिन क्लोन की बात आई। कहा जाता था कि किलिन के क्लोन्स की संख्या बढ़ने के साथ उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ती जाती है। लो लेवल सोल स्किल केवल फायर स्पिरिट ब्रेथ था, जिसकी ऑर्डिनरी फ्लेम बेयरली उपयोगी थी। लेकिन अगर उसे बिंग यांग ट्रू फायर में बदल दिया जाए तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर लगभग अनस्टॉपेबल हो सकती थी। तुम्हारे चेहरे पर अनजाने में संतुष्टि की हल्की झलक आई। तुम समझ चुके थे कि इस बार तुम्हारा डिसीजन सही था। केरज के बाहर 5 सोल्स से निकलने वाली पावरफुल ऑयरा लगातार फैल रही थी। यहां तक कि क्रेजी लायन डुलियो लेवल की कल्टीवेशन रखने वाले ओल्ड डब्ल्यू को भी भीतर से शॉक महसूस हुआ। उसे पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसके यंग मास्टर की मार्शियल सोल पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ओल्ड डब्ल्यू के मन में भी एक सवाल उठ रहा था कि आखिर इस छोटी सी केरज के भीतर यंग मास्टर ने ऐसा क्या कर दिया था। तभी ओल्ड डब्ल्यू ने पूछा, यंग मास्टर, आगे टाइंडू सिटी है। वहां एक होटल है, क्या हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें? उसकी आवाज सुनकर तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि तुम इतनी देर से कल्टीवेशन में डूबे हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम टाइंडू सिटी पहुंच चुके हो। फैमिली से टाइंडू सिटी तक पहुंचने में नॉर्मली 2 या 3 दिन लगते थे। तुमने आश्चर्य से पूछा, ओल्ड डब्ल्यू, तुम मुझे इतनी दूर टाइंडू सिटी क्यों ले आए? तुम्हारा प्लान तो किसी ऑर्डिनरी स्मॉल टाउन में कुछ समय आराम करने का था। अभी तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है। ओल्ड डब्ल्यू ने कहा, यंग मास्टर, इसे बस बाहर आकर थोड़ा मन बदलने जैसा समझिए।
फैमिली हेड भी वास्तव में आपसे नाराज नहीं होंगे। क्यों न हम वापस जाकर फैमिली हेड से अपॉलॉजी कर दें? ओल्ड डब्ल्यू को हमेशा लगता था कि फैमिली हेड अपने यंग मास्टर से इतना प्रेम करते हैं कि वह वास्तव में उसे हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकते। शायद वह केवल तुम्हें सिर झुकाकर अपनी गलती मानने के लिए मजबूर करना चाहते थे। तुमने उसकी बात काटते हुए कहा, ओल्ड डब्ल्यू, अब यह बात मत छेड़ो। मैं बाहर निकल चुका हूं तो वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। अब जब टायंडू सिटी आ ही गए हैं तो अंदर चलकर अच्छी तरह घूमते हैं। तुम्हारी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अपने फैसले को लेकर पूरा डिटर्मिनेशन था। केरज से नीचे उतरते ही तुम्हें अचानक पेट में तेज भूख महसूस हुई। 2-3 दिनों से तुमने खाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। पूरी यात्रा में तुम सिर्फ कल्टीवेशन करते रहे थे। अब तुम्हारा मन केवल एक अच्छी मील खाने का था। टायंडू सिटी सच में टायंडू एम्पायर का सबसे प्रॉस्परस शहर था। शहर में प्रवेश करते ही तुम्हें लोगों की भीड़ दिखाई दी। आने जाने वालों में कई सोल मास्टर्स भी मौजूद थे। दोनों ने जल्द ही एक होटल ढूंढ लिया, लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले तुम्हारी नजर अनजाने में बगल की एक छोटी सी एली पर चली गई। यंग मास्टर, ओल्ड डब्ल्यू ने तुम्हारी नजर का पीछा करते हुए उधर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी दीवार के पास बैठा था और उसके सामने तरह तरह की छोटी बड़ी मिसलेनियस चीजें रखी थीं। तुम उसके पास गए और वहां रखे एक जेड पेंडेंट को उठाकर ध्यान से देखने लगे। तुमने कैजुअली पूछा, यह जेड पेंडेंट कितने का है? तुम्हारी आवाज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, मानो तुम बस ऐसे ही उसे देख रहे हो। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कीमत बताई। ओल्ड डब्ल्यू ने लगभग हर चीज को देखकर अंदाजा लगाया कि कहीं फिर से कोई महंगी चीज न हो। उसने सोचा, कहीं यह भी 10 गोल्ड सोल कॉइन्स का न हो। तुमने पास पड़ी एक छोटी सी चीज उठाई, उसे हाथ में 2 बार उछाला और फिर वापस मिसलेनियस सामान के ढेर में रख दिया। 10 गोल्ड सोल कॉइन्स बहुत महंगे हैं। अगर मुझे इस पूरे ढेर में से अपनी पसंद की कोई 3 चीजें चुनने दो, तभी यह डील होगी। बूढ़े आदमी ने तुम्हारे हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट की ओर देखा। तुम्हारे चेहरे पर भले ही कैजुअल एक्सप्रेशन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें उस जेड पेंडेंट में वास्तव में कुछ इंटरेस्ट हो। बूढ़े आदमी ने सामने खड़े लगभग 10 साल के इस युवक को लंबे समय तक ध्यान से देखा। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उसने तुम्हारी शर्त स्वीकार कर ली। तुमने एक बैग ऑफ गोल्ड सोल कॉइन्स सीधे बूढ़े आदमी के हाथ में डाल दिया। फिर तुमने चीजों को ध्यान से देखा और कैजुअली 3 छोटे ऑब्जेक्ट्स चुन लिए। ट्रांजैक्शन पूरा होते ही तुम उठकर वहां से जाने वाले थे कि अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी, यही जगह है। आवाज खत्म होते ही कुछ शानदार कपड़े पहने हुए यंग मैन और यंग गर्ल्स तेजी से वहां आ पहुंचे। उनमें से एक शॉर्ट हेयर्ड गर्ल सबसे पहले बूढ़े आदमी के स्टॉल तक पहुंची और वहां रखी चीजों को ध्यान से देखने लगी। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उन वस्तुओं को चेक किया और अचानक ऐसा लगा जैसे उसे किसी मुश्किल चीज का सामना करना पड़ा हो। यह कहा गया, वह तुरंत पलटी और उसकी नजर तुम और ओल्ड डब्ल्यू पर पड़ी। उसने बिना ज्यादा देर किए पूछा, वह चीज तुम लोगों के पास है ना? उसका स्वर सवाल जैसा था, लेकिन उसके शब्दों में पूरा कॉन्फिडेंस था। फिर वह तुम्हारे सामने आकर बोली, तुमने इसे कितने में खरीदा? मैं इसका 3 गुना प्राइस दूंगी। मैं 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट से हूँ। शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने यह बात बेहद एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ कही और सीधे तुम्हें देखने लगी। 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट का नाम सुनते ही आसपास का माहौल भी जैसे कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। लेकिन तुम अब भी बिल्कुल काम थे। तुम्हारी नजर उस लड़की पर टिकी रही, जैसे उसके परिचय से तुम्हारे मन में कोई खास हलचल ही न हुई हो। वहीं ओल्ड डब्ल्यू भी चुपचाप खड़ा रहा और सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। एक तरफ टायंडू सिटी की नई दुनिया तुम्हारे सामने खुल रही थी और दूसरी तरफ यह अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर तुम्हारी जर्नी को एक नए मोड़ की ओर ले जा रहा था। 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट। तुमने सामने खड़ी उस खूबसूरत और बेहद एरोगेंट छोटी लड़की को देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारी आंखों में हल्की सी हलचल हुई और मन ही मन तुमने कुछ अनुमान लगा लिया। 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेट अपने 5 सोल्स की सेंसिंग एबिलिटी के जरिए ट्रेजर्स को महसूस कर सकता है। अभी कुछ देर पहले मुझे क्लियरली महसूस हुआ था कि इस एली में कोई ट्रेजर मौजूद है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। इस बीच यहाँ सिर्फ तुम आए हो, इसलिए वह चीज निश्चित रूप से तुम्हारे पास ही होगी, लड़की ने बेहद कॉन्फिडेंट होकर कहा। उसके पीछे खड़े लोगों की सारी नजरें अब तुम पर टिक गईं। तुमने शांत स्वर में पूछा, तो क्या हुआ? तुम्हें यह सिचुएशन थोड़ी फनी लगी? प्राचीन समय से ही बाइंग एंड सेलिंग का एक रूल है, जो पहले खरीदता है चीज उसी की होती है।
क्या ये लोग अब इसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेंगे? तभी एक युवक आगे बढ़ा और बोला, छोटे भाई, वह ट्रेजर मुझे दे दो और मेरा एक फेवर समझो। तुम वह ट्रेजर मुझे दे दो। फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। उसके चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन था। उसे लगता था कि सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट का नाम सुनते ही सामने वाला आसानी से झुक जाएगा। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। लड़की की आंखों में तुरंत गुस्से की चमक दिखाई दी। उसके आसपास खड़े लोगों ने बिना देर किए तुम्हें और ओल्ड डब्ल्यू को चारों तरफ से घेर लिया। ओल्ड डब्ल्यू ने अपनी भौहें उठाईं और ठंडी नजरों से उस ग्रुप को देखा। ये परिवार कई वर्षों से हिडन था, लेकिन उसे सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट के बारे में भी कुछ जानकारी थी। फिर भी अगर ये लोग उसके यंग मास्टर के मूड को खराब करने की कोशिश करते तो वह बिल्कुल पोलाइट रहने वाला नहीं था। शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने कोल्ड टोन में कहा, छोटे भाई, अच्छी तरह सोच लो। सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट अपर 3 सेट्स में से एक है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके शब्दों में साफ वार्निंग थी। वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसे जिंदगी में शायद ही कभी किसी ऑर्डिनरी पर्सन ने इस तरह इग्नोर किया था। तभी पीछे खड़े ओल्ड डब्ल्यू ने तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही इंपेशेंस को देख लिया। वह तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक टेरिफाइंग सोल पावर धीरे धीरे बाहर निकली और अगले ही पल निंग एक्सिऑक्सियन तथा उसके साथ मौजूद कई लोगों के शरीर पर भारी दबाव पड़ गया। लड़की का पहले से एरोगेंट चेहरा अचानक बदल गया। उसके चेहरे का रंग एक पल में पेल पड़ गया। उसी समय एली के भीतर से अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। पता नहीं कौन सा फ्रेंड इतना जल्दबाज हो गया। आखिर यह मामला हमारी सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट की तरफ से थोड़ा इम्पोलाइट हो गया। आवाज दूर से आती हुई सुनाई दी। एक्सिऑक्सियन, अभी अपॉलोजी करो। एली के दूसरे छोर से एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन ब्लैक रोब पहने हुए मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे बाहर आया। साफ था कि वह काफी समय से इस ग्रुप के पीछे पीछे चल रहा था। ग्रैंडपा, शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने अपने दादा को देखते ही शिकायत भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके अपने ग्रैंडपा उसे ही सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए कहेंगे। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन ने केवल एक नजर डालकर सिचुएशन को समझ लिया। लड़की ने होंठ दबाए और अनविलिंग एक्सप्रेशन के साथ तेजी से तुम्हारे सामने आकर कहा, सॉरी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें साफ तौर पर अनविलिंगनेस थी। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, इस मामले में हमारी सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट ने सच में थोड़ा गलत व्यवहार किया है। यह लड़की पहली बार बाहर ट्रेजर खोजने निकली है, इसलिए उसका व्यवहार थोड़ा ओवर अग्रेसिव हो गया। उम्मीद है कि लिटिल ब्रदर इसे दिल पर नहीं लेगा। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन ने केवल एक नज़र में सिचुएशन को समझ लिया था। उसकी नज़र आखिरकार तुम पर आकर टिक गई। लिटिल ब्रदर, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ नए हो। शायद यह तुम्हारी पहली बार टाइंडू सिटी आने की जर्नी है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट में आ सकते हो। उसकी आवाज़ जेंटल थी और चेहरे पर फ्रेंडली स्माइल थी। हालांकि वह तुम्हारी एग्जैक्ट बैकग्राउंड को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुम्हारे पीछे खड़े पावरफुल सर्वेंट को देखकर वह कुछ बातें आसानी से गैस कर सकता था। उसने अपने जीवन में काउंटलेस पावरफुल पीपल देखे थे। केवल तुम्हारे साथ चल रहे इस सर्वेंट को देखकर ही वह अंदाजा लगा सकता था कि तुम किसी ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं हो। तुमने सामने खड़े उस स्माइलिंग ओल्ड फॉक्स को ध्यान से देखा। अब तुम्हें ये परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए कल्टीवेशन रिसोर्सेस को लेकर भविष्य में थोड़ी परेशानी होना स्वाभाविक था। सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट अपर 3 सेट्स में से एक था। उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेहद मजबूत थी। उनके पास केवल रेयर हेवनली ट्रेजर्स ही नहीं थे, बल्कि एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी कल्टीवेशन एनवायरनमेंट भी था, जिसकी ओर काउंटलेस सोल मास्टर्स आकर्षित होते थे। अगर तुम सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट में शामिल हो जाते तो कल्टीवेशन रिसोर्सेस के लिए तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। वह स्पेशल कल्टीवेशन एनवायरनमेंट तुम्हारी 5 सोल्स की कल्टीवेशन के लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद तुम हल्का सा मुस्कुराए। तो फिर सीनियर का धन्यवाद। वैसे भी मुझे सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट में कुछ इंटरेस्ट है। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन की आंखों में तुरंत और गहरी चमक दिखाई दी। उसे लगा कि इस यंग मैन के साथ कनेक्शन बनाना शायद उसके अनुमान से कहीं अधिक वैल्यूएबल हो सकता है। इसी बीच एक दूसरी जगह पर बातचीत चल रही थी। एम्परर के बीमार पड़ने के बाद अलग अलग इंटेंशंस रखने वाले लोग धीरे धीरे सरफेस पर आने लगे थे, जिससे सिचुएशन काफी ट्रबलसम हो गई थी। तभी बाहर से निंग फेंगजी की आवाज सुनाई दी। सेक्ट मास्टर निंग, आवाज के साथ एक इम्पोजिंग फिगर अंदर आया।
निंग फेंगजी के पास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी ओर देखा। दोनों की नजर एक साथ दरवाजे की ओर गई। कुछ ही क्षण बाद एक टॉल और पावरफुल फिगर बड़े कदमों से अंदर आया। ये जेंशन ने सामने मौजूद दोनों लोगों को देखते हुए मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़े। अचानक बिना सूचना के आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया। निंग फेंगजी की आंखें हल्की सिकुड़ी। जब उसने आने वाले व्यक्ति को साफ पहचाना तो उसके चेहरे पर तुरंत वार्म स्माइल आ गई। अरे, यह तो किलिन डुलियो हैं। आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। प्लीज अंदर आइए। लेकिन आज किलिन डुलियो के यहाँ आने का कोई खास कारण है? निंग फेंगजी मन ही मन सोच रहा था। किलिन ये परिवार इतने वर्षों से दुनिया से दूर रहा था, इसलिए उसका इस तरह अचानक सामने आना डेफिनेटली किसी साधारण बात का संकेत नहीं था। ये जेंशन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, असल में मैं एक छोटी सी बात के लिए आया हूँ। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और एक पिता होने के नाते मैं भी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दुर्भाग्य से यह लड़का हाल ही में आपकी सेक्ट के पास चला आया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सेक्ट मास्टर निंग उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये जेंशन बैठ गया और चाय का एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही थी। निंग फेंगजी और चेन एक्सायन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में सरप्राइज साफ दिखाई दे रहा था। किलिन परिवार का यंग मास्टर खुद घर से निकलकर यहां आ गया था और अब 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट में शामिल होना चाहता था। ये जेंशन ने कहा, सेक्ट मास्टर निंग को ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। यह लड़का खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, इसलिए उसे थोड़ी एक्सपीरियंस लेने दीजिए। उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अपने उस बदमाश बेटे को याद करके जो घर से निकलते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। ये जेंशन के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई दी। अगर ओल्ड डब्ल्यू उसके साथ नहीं गया होता तो शायद वह और भी ज्यादा वरीड होता। फिर भी इस पीरियड में मैं चाहता हूं कि सेक्ट मास्टर निंग उस लड़के का थोड़ा ध्यान रखें ताकि वह आराम से कल्टीवेशन कर सके। इसके लिए मैं बेहद ग्रेटफुल रहूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे ये परिवार के पास आइए। ये जेंशन ने निंग फेंगजी की ओर देखा। निंग फेंगजी ने वार्म स्माइल के साथ कहा, किलिन डुलियो, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यंग मास्टर का हमारी 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट में आना हमारे लिए ऑनर की बात है। आप निश्चिंत रहें, हम यंग मास्टर को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। ये जेंशन ने सामने वाले का जवाब सुनकर सिर हिलाया। उसने ज्यादा देर रुकना उचित नहीं समझा। कुछ ही समय बाद वह मुड़ा और वहां से चला गया। जब तक उसकी फिगर पूरी तरह नजरों से गायब नहीं हो गई, निंग फेंगजी शांत रहा। उसके जाने के बाद आखिरकार चेन एक्सायन ने पूछा, आपको क्या लगता है वह आखिर क्या मतलब रखता है? निंग फेंगजी को भी विश्वास नहीं था कि किलिन डुलियो सिर्फ अपने बेटे की केयर करने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने आया था। ये परिवार इतने वर्षों से हिडन रहा है। इस कदम के पीछे आखिर क्या पर्पस है, मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। चेन एक्सायन ने कहा, फिलहाल एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं। समय के साथ सब क्लियर हो जाएगा। इसी बीच दूसरी तरफ केरज के अंदर निंग एक्सियाक्सियन ने अपने छोटे से मुंह को फुलाया हुआ था और चेहरे पर साफ डिसैटिस्फैक्शन थी। ग्रैंडपा, आपने उस लड़के को हमारी 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट में आने की परमिशन क्यों दी? ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन निंग टायन लॉन्ग ने अपनी ग्रैंड डॉटर को मुस्कुराते हुए देखा। एक्सियाक्सियन, तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट हमेशा ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करना पसंद करता है जिनके पास रियल स्ट्रेंथ हो। इस बात के पीछे भी उस बूढ़े आदमी की अपनी कैलकुलेशन थी। वह जानता था कि इस यंग मैन की असली आइडेंटिटी जितनी मिस्टेरियस है, उतनी ही उसके पीछे छिपी पोटेंशियल भी बड़ी हो सकती है। पोटेंशियल वाले बैटल सोल मास्टर्स, निंग टायन लॉन्ग ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास भले ही सबसे पावरफुल सपोर्ट 5 सोल हो, लेकिन हमारी कॉम्बैट पावर की कमी हमेशा एक फेटल वीकनेस रही है। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की हर जनरेशन में जो डिसेंडेंट्स बाहर से पार्टनर चुनते हैं, उनके पार्टनर्स लगभग हमेशा बेहद पावरफुल बैटल सोल मास्टर्स होते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़का एक बहुत अच्छा टैलेंट है? निंग टायन लॉन्ग की उम्र और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था कि कई बार वह किसी व्यक्ति को सिर्फ एक नज़र देखकर ही उसकी पोटेंशियल का काफी हिस्सा समझ सकता था। यह बच्चा उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली काम और कंपोस्ट ऑयरा देखकर साफ पता चलता था कि वह ऑर्डिनरी नहीं है। यह बच्चा आगे चलकर डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल करेगा। निंग एक्सियाक्सियन ने अपने ग्रैंडपा की बात सुनी और अचानक उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत गुस्से से ग्रैंडपा को घूरा। ग्रैंडपा, कहीं आपको यह लड़का पसंद तो नहीं आ गया?
निंग तायन लॉन्ग उसकी रिएक्शन देखकर जोर से हंस पड़ा। केरज में कुछ देर तक हल्का फुल्का माहौल रहा, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने फ्यूचर पर था। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ानी थी और इसके लिए मैसिव रिसोर्सेस की जरूरत थी। अगर जल्दी से कल्टीवेशन बढ़ानी है तो बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे? तुमने बिना किसी चिंता के अपनी करंट सिचुएशन बताई। अगर 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट में ज्वाइन कर लिया जाए तो मेरी और ओल्ड डब्ल्यू की स्ट्रेंथ के आधार पर हमें कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिल ही सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट का स्पेशल कल्टीवेशन एनवायरनमेंट वही है जिसकी मुझे इस समय जरूरत है। तुमने घर से बाहर निकलने का फैसला किया था, इसलिए तुम्हें पहले से ही अंदाजा था कि रिसोर्सेज की कमी जैसी मुश्किलें सामने आएंगी। लेकिन तुम फैमिली द्वारा तय किए गए उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे जिसे तुम खुद गलत डायरेक्शन मानते थे। ओल्ड डब्ल्यू की आंखों में हल्की सरप्राइज की चमक दिखाई दी। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में यंग मास्टर इतनी दूर तक सोच सकता है। यंग मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यंग मास्टर को रिसोर्सेज की आवश्यकता हो तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपके लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज जुटाने की कोशिश करूंगा। तुमने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड डब्ल्यू, तुम्हें अपनी एनर्जी इन छोटी छोटी चीजों में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर तुमने कहा, तुम सही कह रहे हो, अगर हम थोड़ा एफर्ट करें तो कुछ रिसोर्सेज हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। असली सुपेरियर पाथ यही है कि सीधे ऊपर की तरफ बढ़ा जाए और सबसे अच्छा रास्ता चुना जाए। तुम्हारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, तुम्हें अपने डिसीजन पर जरा भी डाउट नहीं था। इसी बातचीत के दौरान केरज धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और कुछ समय बाद 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गई। अपर 3 सेट्स में से एक होने के कारण 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट का ओवरऑल एटमॉस्फेयर बेहद एलिगेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसके बिल्डिंग्स, एनवायरनमेंट और आर्किटेक्चर में एक अलग ही ग्रैंडियर दिखाई देता था। तभी निंग एक्सिऑक्सियन अचानक दोनों के पास आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी ऑकवर्डनेस थी। हे, मेरे साथ चलो, ग्रैंडपा आगे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुमने उसकी ओर देखा, ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस हल्का सा सिर हिलाकर उसके पीछे चल पड़े। ग्रैंडपा द्वारा पहले डांटे जाने के बाद से निंग एक्सिऑक्सियन की नजरें तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही टिकने लगी थीं। वह बार बार तुम्हें सीक्रेटली ऑब्जर्व करती थी। उसकी नजर इतनी ऑब्वियस थी कि कोई स्लो पर्सन भी उसे नोटिस कर सकता था। तुम नेचुरली उसकी नजर महसूस कर रहे थे। शुरुआत में तुमने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन 2-3 बार ऐसा होने के बाद तुमने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा और उसे जितना देखना था देखने दिया। कुछ देर बाद निंग तायन लॉन्ग जंगल जैसे शांत रास्ते के सामने खड़ा दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और दोनों को देखा। लिटिल फ्रेंड, आओ, मैं खुद तुम्हें पूरे सेट में घुमाकर दिखाता हूँ। तुम शांत भाव से उस ओल्ड मैन के पीछे चलने लगे। रास्ते के आसपास मौजूद हर चीज को तुम बिना किसी एक्साइटमेंट के ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। तुम्हारा यह काम रिएक्शन निंग एक्सिऑक्सियन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वह शायद तुम्हारे चेहरे पर सरप्राइज और शॉक देखना चाहती थी। आखिर 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट का ग्रैंडियर ऑर्डिनरी सोल मास्टर की इमेजिनेशन से भी कहीं ऊपर था, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। निंग एक्सिऑक्सियन ने मन ही मन सोचा कि ग्रैंडपा ने भले ही कहा था कि इस लड़के की बैकग्राउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन क्या वह सच में 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट से भी ज्यादा इंप्रेसिव चीजें देख चुका है? तभी दूर से कुछ युवाओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। सीनियर ब्रदर वैंग, कीप गोइंग। निंग जूनियर सिस्टर, जल्दी काउंटर करो। धीरे धीरे तुम लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड के पास पहुंच गए। वहां काफी संख्या में यंग डिसाइपल्स जमा थे। माहौल देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है। निंग तायन लॉन्ग ने सामने का दृश्य देखा और तुरंत मुस्कुराया। लिटिल फ्रेंड, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज हमारी सेक्ट का मंथली मार्शल कंपटीशन है। हर महीने होने वाली इस कंपटीशन में इस बार कुछ ऐसे लिटिल मॉन्स्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नॉर्मली आसानी से अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते। इनमें सेक्ट डिसाइपल्स और सेक्ट के पावरफुल एल्डर्स के डिसेंडेंट्स भी शामिल हैं। इस तरह की कंपटीशन में अगर कोई डिसाइपल अच्छा रैंक हासिल कर ले तो उसे काफी कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिल सकते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। सेक्ट मास्टर ने खास तौर पर तय किया है कि इस कंपटीशन में से लिटिल प्रिंसेस के लिए एक सूटेबल कंपेनियन चुना जाएगा। इसलिए इस बार इन यंग डिसाइपल्स के लिए कंपटीशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि सभी इतनी जोरदार कंपटीशन कर रहे हैं। तुम्हारी नज़र ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर उठी। वहां मौजूद युवाओं में सबसे पावरफुल व्यक्ति भी केवल ग्रेट सोल मास्टर लेवल तक पहुंचा था। लेकिन लगभग 10 साल की उम्र के इन यंगस्टर्स के बीच ऐसी कल्टीवेशन पहले ही उन्हें जेन्युइन जीनियसेस की कैटेगरी में रखती थी। निंग एक्सिऑक्सियन ने अचानक अपनी आंखों में क्यूरियोसिटी के साथ तुम्हारी तरफ देखा। उसने तुम्हें कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था। उसके मन में तुरंत एक आइडिया आया। क्या हुआ? तुम भी जाकर ट्राई क्यों नहीं करते? वह तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहती थी। निंग टायन लॉन्ग ने तुरंत अपनी ग्रैंड डॉटर की ओर देखा। एक्सिऑक्सियन, बदतमीजी मत करो, उसने हल्की नाराजगी से उसे घूरा। वह आज तुम्हें और ओल्ड डब्ल्यू को यहाँ केवल इसलिए लाया था ताकि दोनों के बीच रिलेशनशिप बेहतर हो सके। ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ यंगस्टर्स की टैलेंट सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अगर तुम उनमें से किसी से हार जाते तो यंग पीपल्स प्राइड की वजह से आगे चलकर रिजेंटमेंट पैदा हो सकता था। निंग एक्सिऑक्सियन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और ग्रैंडपा की तरफ देखने से बचते हुए गर्दन दूसरी तरफ कर ली। लेकिन उसके मन में अभी भी वही क्यूरियोसिटी थी। वह बस यह जानना चाहती थी कि आखिर यह मिस्टेरियस बॉय कितना स्ट्रांग है। उसने अचानक क्राउड की तरफ देखा और जोर से आवाज लगाई, सीनियर ब्रदर वैंग, यहाँ आइए। मेरे पास जो लिटिल ब्रदर है वह आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। उसकी आवाज सुनकर क्राउड में मौजूद एक टॉल यंग मैन ने सिर उठाया। वह तुरंत तेज कदमों से उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। एल्डर निंग, जूनियर सिस्टर निंग। वह सामने आकर रुक गया। उसका नाम वैन टायनसी था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल थी और उसकी शार्प नजरें सीधे तुम पर टिक गईं। उसने पूछा, लिटिल ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपनी चेस्ट थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा नाम वैन टायनसी है। लेवल 19 सोल मास्टर। अपनी कल्टीवेशन बताने के समय उसके चेहरे पर साफ प्राइड दिखाई दे रही थी। ग्रेट सोल मास्टर बनने से वह केवल एक स्टेप दूर था और उसे अपनी इस अचीवमेंट पर काफी कॉन्फिडेंस था। तुमने शांत आवाज में जवाब दिया, ये रुलिन, लेवल 12 सोल मास्टर। तुम्हारी नजर एक पल के लिए निंग एक्सिऑक्सियन की ओर गई। तुम्हारे मन में निंग रोंगरोंग के फ्यूचर कंपेनियन बनने जैसी किसी भी बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हारे लिए ऐसी मीनिंगलेस चीजें सिर्फ कल्टीवेशन टाइम वेस्ट करने के बराबर थीं। निंग एक्सिऑक्सियन ने देखा कि तुम्हारा फाइट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। वह तुरंत तुम्हें प्रोवोक करने लगी। क्या हुआ? तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या फिर तुम्हारे पास वह स्ट्रेंथ ही नहीं है? वैन टायनसी ने भी यह सुनकर हल्की एरोगेंट स्माइल दी। लिटिल ब्रदर, जब जूनियर सिस्टर निंग ने खुद कह दिया है तो फिर हम दोनों एक छोटी सी मैच क्यों न कर लें? उसने कॉन्फिडेंस से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट हाथ हल्का रखूंगा। उसे लगता था कि इस पूरे ग्रुप में उन कुछ एबनॉर्मल जीनियसेस को छोड़कर कोई भी उसका अपोनेंट नहीं था। ऐसे छोटे बच्चे से फाइट करते समय उसे नेचुरली रिस्ट्रेंट रखना ही था। तुमने सामने खड़े वैन टायनसी को देखा। उसकी आंखों में बैटल के लिए एक्साइटमेंट थी। निंग रोंगरोंग के फ्यूचर कंपेनियन बनने जैसी किसी पोजीशन में तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन अपने सेम जनरेशन के इन टैलेंटेड यंगस्टर्स के साथ फाइट करना तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता था। आखिर सोल रिंग हासिल करने के बाद से तुमने अभी तक कोई प्रॉपर रियल बैटल नहीं लड़ी थी। यह अपॉर्चुनिटी तुम्हें अपनी करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का अच्छा मौका दे रही थी। तुम्हारे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। ठीक है, फिर कृपया मुझे गाइड कीजिए। तुमने हाथ से हल्का सा इशारा किया और आगे बढ़ते हुए ट्रेनिंग सर्कल के बीच पहुंच गए। वैन टायनसी ने यह देखकर तुरंत एक हल्की मॉकिंग स्माइल दी और बड़े कदमों से तुम्हारे पीछे मैदान में आ गया। निंग एक्सिऑक्सियन ने तुम्हारी अग्रीमेंट सुनते ही अपने चेहरे पर छिपी एक्साइटमेंट को पूरी तरह नहीं रोक पाया। वह उछलती कूदती हुई स्पेक्टेटर्स की भीड़ में जाकर खड़ी हो गई ताकि मैच को सबसे करीब से देख सके। निंग टायन लॉन्ग ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम सच में चैलेंज स्वीकार कर लोगे। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन आखिरकार तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों अभी बच्चे थे और उसके रहते किसी सीरियस एक्सीडेंट की संभावना नहीं थी। इसके अलावा तुम्हारे साथ मौजूद ओल्ड डब्ल्यू भी कोई ऑर्डिनरी सर्वेंट नहीं था। ओल्ड डब्ल्यू ने सामने जमा हुई ब्लैक मास जैसी भीड़ को देखा और तुरंत समझ गया कि यंग मास्टर के मन में क्या चल रहा है। सोल रिंग हासिल करने के बाद से यंग मास्टर ने अभी तक कोई प्रॉपर रियल कॉम्बैट नहीं किया था। अब वह इसी जनरेशन के टैलेंटेड यंगस्टर्स के साथ फाइट करके अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहता था। तुम ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच खड़े थे। तुम्हारे चेहरे पर न नर्वसनेस थी न एक्साइटमेंट। तुम बिल्कुल काम थे। फिर तुमने बिना किसी हरी के 2 कदम आगे बढ़ाए।
तुम्हारी आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में साफ सुनाई दी। ये रुलिन मार्शियल सोल किलिंग। लेवल 12 अटैक टाइप बैटल सोल मास्टर। अगले ही क्षण आसपास खड़े लोगों की नजरें पूरी तरह तुम्हारे ऊपर टिक गईं। सबकी आंखों में अलग अलग तरह की क्यूरियोसिटी थी। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। वैंग टायनसी ने हल्की हंसी के साथ अपना परिचय दिया। वैंग टायनसी, मार्शियल सोल, नेदरवर्ल्ड ब्लैक पैंथर, लेवल 19 एजिलिटी टाइप बैटल सोल मास्टर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी आंखों में तेज चमक आई और वह अचानक आगे की ओर झपटा। उसका दाया मुक्का सीधे तुम्हारी छाती की ओर आया। उसका मूवमेंट बेहद क्लीन और डिसाइसिव था। उसमें जरा भी अननेसेसरी दिखावा नहीं था। उसकी स्पीड किसी हंटिंग बीस्ट जैसी तेज थी। तुमने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। सामने से आने वाले इस अटैक को देखकर तुमने कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। बस एक सिंपल पंच तैयार किया, लेकिन उसमें भी असाधारण पावर छिपी हुई थी। तुम पीछे हट सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें पता था कि अगर तुमने एक कदम पीछे लिया तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दोनों बढ़ जाएंगे। उसी क्षण तुम्हारी हथेली में एक ब्लेजिंग फ्लेम उभर आई। तुमने अपना राइट फुट आगे रखा और पीछे हटने की जगह अपोनेंट के और करीब पहुंच गए। वैन टायनसी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम उसके अटैक से बचने के बजाय खुद उसकी तरफ बढ़ोगे। उसकी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज दिखाई दिया, फिर उसके चेहरे पर कोल्ड स्माइल फैल गई। तुम खुद मौत की तरफ आ रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। उसे लगा कि तुम्हारा यह कदम तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। लेकिन अगले ही क्षण उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरह बदलने वाली थी। तुम्हारी हथेली में जमा फायर एनर्जी अचानक फट पड़ी। किसी को समझ ही नहीं आया कि वह ब्लेजिंग फ्लेम इतनी तेजी से कहां से प्रकट हुई। जब तक स्पेक्टेटर्स को कुछ समझ आता, वह फायर बॉल वैंग टायनसी के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी और जोरदार एक्सप्लोजन के साथ फट गई। एक भयंकर हीट वेव चारों तरफ फैल गई। ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास खड़े सभी लोग उस स्कॉर्चिंग हीट को साफ महसूस कर सकते थे। कई स्पेक्टेटर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए। वैंग टायनसी का शरीर एक्सप्लोसिव फोर्स से असंतुलित हो गया और वह खुद को संभाल नहीं पाया। वह बुरी तरह दूर जा गिरा और कुछ दूरी तक जमीन पर रोल होता चला गया। किसी ने ठीक से नहीं देखा कि तुम्हारी फ्लेम ने अटैक कब किया था। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि उनकी आंखें उस मूवमेंट को फॉलो ही नहीं कर पाईं। तुम्हारे चेहरे पर फिर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं था। तुमने वैंग टायनसी को उठने का मौका तक नहीं दिया। वह अभी किसी तरह खुद को संभाल ही रहा था कि तुम पहले ही उसके पीछे पहुंच चुके थे। तुम्हारी ठंडी और शांत आवाज उसके पीछे से सुनाई दी, क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो? वैन टायनसी ने तुरंत पलटकर देखा और तुम्हारी शांत आंखों से उसकी नजरें टकरा गईं। उसके मन में शौक दौड़ गया। डैम, यह बच्चा आखिर है क्या? उसने महसूस किया कि तुम्हारी स्ट्रेंथ उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स जरूर हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सोल पावर डिफरेंस के सामने ये सब बेकार हैं। उसने अपनी सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और तेजी से जमीन से उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसकी पहली सोल स्किल एक्टिवेट हुई। फर्स्ट सोल स्किल, नेदरवर्ल्ड ब्लैक पैंथर प्रोटेक्शन। उसके पैरों के नीचे से एक येलो सोल रिंग तेजी से ऊपर उठा। डार्क एनर्जी की एक लेयर ने देखते ही देखते उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा एजाइल हो गई। उसका पतला शरीर अचानक मजबूत और टेंस दिखाई देने लगा। उसकी मसल्स टाइट हो गईं और उसका पोस्चर एक डेंजरस प्रेडेटर जैसा हो गया। उसने थोड़ा झुककर अपनी पोजीशन तैयार की। उसकी प्यूपिल्स धीरे धीरे कोल्ड ग्रीन कलर में बदल गईं। फिर उसके शरीर से पावरफुल सोल पावर समुद्र की लहरों की तरह चारों तरफ फैलने लगी। अब उसे अपने लेवल 19 सोल पावर एडवांटेज पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि तुम्हारे और उसके बीच का लेवल डिफरेंस ही उसकी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड होगी। लेकिन तुम्हारी आंखों में डर की जगह हल्की सेटिस्फैक्शन दिखाई दी। अपोनेंट ने आखिरकार अपनी सोल स्किल यूज कर ली थी और अब तुम्हें भी अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका मिल गया था। तुम्हारे पैरों के पास भी धीरे धीरे एक येलो सोल रिंग उभर आया। अगले ही पल तुम्हारे पीछे किलिन का विशाल फैंटोम दिखाई दिया। फायर किलिन की फिगर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और देखते ही देखते तुम्हारे बगल में एक पूरी तरह क्रिम्सन रेड किलिन फैंटोम खड़ा था। उसका अपीयरेंस तुम्हारे ओरिजिनल व्हाइट किलिन से बिल्कुल अलग था। उसके पूरे शरीर से ब्लेजिंग फ्लेम्स निकल रही थीं और हर फ्लेम में वायलेंट एनर्जी मौजूद थी। जैसे ही यह दृश्य सामने आया, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड एकदम शोर से भर गया। उसके पास दो मार्शियल सोल्स हैं? क्या यह ट्विन मार्शियल सोल है? इतनी कम उम्र में ऐसा टैलेंट? अनगिनत शॉक्ड वॉइसेस चारों तरफ सुनाई देने लगी।
सभी की नजरें उस फायर किलिन पर टिक गईं। व्हाइट किलिन की तुलना में यह फायर किलिन ज्यादा मैजेस्टिक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसकी क्रिम्सन बॉडी के आसपास घूमती फ्लेम्स में एक टेरिफाइंग प्रेशर था। वैन टाइन सी भी कुछ क्षण के लिए स्टन रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। उसके मन में विचार आया कि मार्शल सोल चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, आखिरकार उसके और तुम्हारे बीच सोल पावर लेवल का डिफरेंस अभी भी बहुत बड़ा था। उसे भरोसा था कि लेवल 19 सोल पावर की मदद से वह तुम्हें दबा सकता है। तुम्हारी नजर उसके चेहरे पर गई और तुमने उसकी सोच को लगभग समझ लिया। तुमने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी पहली सोल स्किल एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी गैदर की। अगले ही क्षण फायर किलिन ने अपना विशाल सिर उठाया। तुम्हारी सोल पावर तेजी से उसके शरीर में फ्लो हुई और फिर एक टेरिफाइंग फ्लेम बस्ट के रूप में बाहर निकली। फर्स्ट सोल स्किल फायर किलिन ब्रेथ। फायर किलिन के मुंह से एक अत्यंत स्कोर्चिंग फायर वेव निकल पड़ी। उस अटैक के सामने मौजूद हवा तक डिस्टोर्ट होने लगी। हीट इतनी इंटेंस थी कि आसपास खड़े स्पेक्टेटर्स घबराकर लगातार पीछे हटने लगे। किसी को डर था कि अगर वे बहुत करीब रहे तो इस अटैक की पावर की चपेट में आ सकते हैं। वैन टाइन सी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर साइड में हटने की कोशिश की, लेकिन अब उसके लिए एस्केप करना आसान नहीं था। फायर किलिन का अटैक एरिया इतना वाइड था कि उसने उसके लगभग सभी एस्केप राउट्स बंद कर दिए थे। केवल एक क्षण के भीतर उसे समझ आ गया कि वह इस अटैक से पूरी तरह बच नहीं सकता। भयंकर गर्म हवा उसकी ओर बढ़ी और उसकी स्किन पर शार्प बर्निंग सेंसेशन महसूस होने लगी। सोल स्किल से स्ट्रेंथन्ड होने के बावजूद वह इस हीट को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सका। उसने अपने दांत भींच लिए और अपनी मैक्सिमम स्पीड से अटैक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे लगा कि उसकी स्पीड पर्याप्त है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक शैडो फ्लैश हुई। तुम उससे भी तेज मूवमेंट के साथ उसके सामने पहुंच चुके थे। वैन टाइन सी की एक्सप्रेशन में डिसबिलीफ दिखाई दिया। अभी कुछ क्षण पहले तक उसे अपने लेवल 19 सोल पावर और नेदरवर्ल्ड ब्लैक पैंथर पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि तुम्हारी स्पीड और रिएक्शन उससे बिल्कुल कम नहीं थी। फायर किलिन के अटैक के बाद भी तुमने उसे कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया। तुम्हारी काम प्रेजेंस ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रेशर बन चुकी थी। तुमने उसकी हालत देखी और बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, सरेंडर कर दो। तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर कोई एरोगेंस नहीं था। तुम्हारे लिए यह बैटल बस अपनी करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का एक छोटा अवसर था। तुमने केवल अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल किया था, फिर भी वैन टाइन सी पहले ही बेहद एम्बेरस्ड स्थिति में पहुंच चुका था। तुमने उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजर पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर घुमाई। और कोई है? तुम्हारी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट कॉन्फिडेंस था। वैन टाइन सी का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन अंत में उसके भीतर की प्राइड भी उसे सच स्वीकार करने से रोक नहीं सकी। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसे मानना पड़ा कि वह तुम्हारा अपोनेंट नहीं था। पहली क्लैश से ही उसने मार्शल सोल पर तुम्हारे द्वारा बनाए गए ट्रिमेंडस प्रेशर को महसूस कर लिया था। उसे लगा था कि सोल पावर लेवल का डिफरेंस उस वीकनेस को कॉम्पेंसेट कर देगा, लेकिन एक्चुअल बैटल के बाद उसे समझ आया कि तुम्हारे बीच का डिफरेंस सिर्फ मार्शल सोल तक सीमित नहीं था। स्पेक्टेटर्स के बीच खड़ी निंग एक्सियाक्सियन ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसकी आंखें शौक से पूरी तरह खुली थीं। वह जिस वैंग सीनियर ब्रदर की स्ट्रेंथ अच्छी तरह जानती थी, वही तुम्हारे सामने इतनी जल्दी हार गया था। उसे अब समझ आ रहा था कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे बारे में इतनी गंभीर बात क्यों कही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर खड़े निंग टायन लॉन्ग के चेहरे पर कोई विशेष सरप्राइज नहीं था। तुम्हारी एक्चुअल स्ट्रेंथ को लेकर उसे पहले से ही कुछ अंदाजा था। जैसे ही उसने तुम्हारा किलिन मार्शल सोल देखा था, उसे लगभग तुरंत समझ आ गया था कि तुम किस पावरफुल फैमिली से आए हो। उसके मन में यही विचार आया कि उस हिडन फैमिली का यंगस्टर आखिर साधारण कैसे हो सकता है। फिर निंग टायन लॉन्ग की नज़र भीड़ के बीच खड़े एक सफ़ेद रोब पहने बिखरे बालों वाले युवक पर गई। उसके हाथ में कोई वेपन नहीं था और वह बेहद रिलैक्स्ड दिखाई दे रहा था। निंग टायन लॉन्ग की आंखों में हल्की गंभीरता आ गई। अगर इन सभी यंगस्टर्स में कोई इस ये फैमिली के बच्चे को रोक सकता है, तो शायद वही है। सफेद रोब वाला युवक मुंह में घास की एक छोटी सी ब्लेड दबाए हुए था और दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर लेजी अंदाज में तुम्हें देख रहा था। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लिटिल ब्रदर, मानना पड़ेगा तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, लेकिन यंग एज में थोड़ा लो प्रोफाइल रहना भी जरूरी है। इतना एरोगेंट होना अच्छी बात नहीं। तुम्हारी नजर उस मेसी हेयर्ड व्हाइट रोब्ड युवक पर टिक गई।
उसके रिलैक्स्ड अपीयरेंस के बावजूद तुम्हें तुरंत महसूस हुआ कि वह ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। उसकी सोल पावर पहले ही लेवल 23 तक पहुंच चुकी थी और उसका मार्शियल सोल भी टॉप टियर था। निंग एक्सियाक्सियन को शायद डर था कि तुम बिना सोचे उसे चैलेंज कर दोगे। वह तुरंत एक्साइटेड होकर तुम्हारे पास बोलने लगी, वेट, लेकिन तुमने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी नजर अब भी उस व्हाइट रोब्ड यूथ पर थी। तुमने शांत स्वर में अपना परिचय दिया, ये रुलिन मार्शियल सोल किलिन लेवल 12 अटैक टाइप बैटल सोल मास्टर। प्लीज गाइड मी। व्हाइट रोब्ड युवक के चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल फैल गई। वह तुम्हें देखकर हंसा और बोला, तुम जानते हो कि मैं पहले ही लेवल 23 पर हूं, फिर भी मुझे खुद चैलेंज कर रहे हो। लिटिल ब्रदर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में लिमिट से बाहर है। उसने मुंह में दबाई घास बाहर थूक दी और धीरे धीरे ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच आने लगा। काफी समय से उसने अपनी मसल्स प्रॉपरली नहीं स्ट्रेच की थीं। आज यह अपॉर्चुनिटी उसे भी अच्छी लग रही थी। ठीक है, आज थोड़ा एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। उसने अपनी गर्दन घुमाई और जॉइंट्स से हल्की क्रैकिंग साउंड सुनाई दी। फिर उसने सबके सामने अपना परिचय दिया, बाई जियामिंग मार्शियल सोल फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड लेवल 23 अटैक टाइप बैटल सोल मास्टर। दोनों साइड्स ने अपने मार्शियल सोल्स और कल्टिवेशन लेवल्स बता दिए। पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का एटमॉस्फेयर अचानक टेंस हो गया। अभी कुछ क्षण पहले तक मौजूद एक्साइटमेंट अब एक सीरियस बैटल की एंटिसिपेशन में बदल चुकी थी। बाई जियामिंग ने धीरे धीरे अपनी रिस्ट घुमाई। उसकी बॉडी से पावरफुल सोल पावर निकलने लगी। अगले ही क्षण उसके पैरों के नीचे से दो येलो सोल रिंग्स उठे। उसने अपना हाथ पलटा और एक शार्प शाइनिंग लॉन्ग स्वॉर्ड अचानक उसकी हथेली में दिखाई दी। उसने स्वॉर्ड को हल्के से घुमाया और हवा में एक क्लीन स्वॉर्ड फ्लावर बना दिया। उसकी आंखों में अब पहले वाली लेजीनेस नहीं थी। वह पूरी तरह बैटल मोड में आ चुका था। उसने स्वॉर्ड को सामने उठाया और शांत लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, ध्यान से देखना। ध्यान रखना। आवाज खत्म होते ही एक विशाल सोल पावर वेव सीधे तुम्हारे चेहरे की ओर झपटी। तुम्हारी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदली। अचानक तुम्हारी पीठ के पीछे भयंकर फ्लेम्स उठने लगीं। प्रचंड लाल अग्नि की रोशनी ने दोनों को अपने भीतर घेर लिया। फ्लेम्स के पीछे हल्के हल्के फायर ड्रैगन का आकार बनने लगा। फायर किलिन फ्लेम्स के बीच से बाहर निकला और उसका शरीर पहले से भी ज्यादा विशाल दिखाई देने लगा। उसके पूरे शरीर पर ब्लेजिंग रेड एनर्जी की एक परत लिपटी हुई थी। उसने अपनी बीस्ट क्लॉ उठाई और मुंह खोलकर एक ब्लेजिंग फ्लेम सीधे बाई जियामिंग की ओर छोड़ दी। बाई जियामिंग के सामने तुरंत सोल पावर का प्रोटेक्टिव बैरियर उभर आया। वह जोर से चिल्लाया और कोल्ड लाइट से चमकती अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़कर सीधे तुम्हारी ओर बढ़ाया। तुमने पैर हल्का सा जमीन पर टिकाया और तुम्हारा शरीर अचानक फ्लेम्स के भीतर गायब हो गया। जैसे ही फ्लेम्स का आकार बना, बाई जियामिंग पहले ही दो विशाल स्वॉर्ड शैडोज उसके पीछे उभर आए और तेजी से एक दूसरे में मर्ज होकर एक विशाल फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड में बदल गए। वह दोनों के सिर के ऊपर हवा में लटक गई और उसका प्रेशर बेहद भयंकर था। धीरे धीरे वह सीधे फ्लेम्स के भीतर मौजूद फायर किलिन की ओर झुकने लगी। बाई जियामिंग ने अपनी उंगली नीचे की और विशाल स्वॉर्ड ने अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ नीचे गिरते हुए रास्ते में आने वाली फ्लेम्स को चीर दिया। इस थंडरस स्ट्राइक को देखकर आसपास मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। तुमने फायर किलिन को फिर से ड्रैगन स्केल ब्रेथ छोड़ने का आदेश दिया। इस बार ब्रेथ की पावर पहले से भी अधिक प्रचंड थी। फायर ड्रैगन फैंटोम गरजते हुए आगे बढ़ा और उसकी रोर पूरे मैदान में गूंज उठी। दोनों शक्तियां अचानक जोरदार तरीके से टकराईं और भयंकर एनर्जी शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। कमजोर कल्टीवेशन वाले डिसाइपल्स सीधे उछलकर दूर जा गिरे। पास खड़े एल्डर ने तुरंत हाथ उठाकर इस एनर्जी शॉकवेव को कुछ ही दूरी के भीतर रोक दिया। उसकी आंखों में भी आश्चर्य था। केवल ग्रेट सोल मास्टर लेवल की बैटल में इतनी टेरिफाइंग पावर दिखाई देना वास्तव में असाधारण था। सचमुच ये दोनों यंग टैलेंट्स थे। दूर स्थित पवेलियन में निंग रोंगरोंग को जैसे ही पता चला कि उसके पिता उसके लिए एक कंपेनियन चुनने वाले हैं, उसने मुंह फुलाकर रखा हुआ था। कल्टीवेशन पहले ही बोरिंग थी और अब किसी को हमेशा अपने साथ रखने की बात सोचकर ही उसका सिर दर्द करने लगा था। उसने सुना था कि आज की कंपटीशन में सबसे स्ट्रांग व्यक्ति को कंपेनियन के रूप में चुना जाएगा। इसलिए वह जानबूझकर निंग फेंगझी को खींचकर यहां लाई थी ताकि कंपटीशन देखने के बाद उसमें कुछ फ्लॉस ढूंढ सके। लेकिन तुम्हारे अटैक का दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही छोटी लड़की की नजरें पूरी तरह तुम्हारे ऊपर टिक गईं। वह अपने यहां आने का उद्देश्य तक भूल गई। डैडी, वह कितना स्ट्रांग है। मैं चाहती हूं कि वही मेरा कंपेनियन बने। अब कंपटीशन का रिजल्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था।
निंग रोंगरोंग ने मन ही मन अपना कैंडिडेट तय कर लिया था। निंग फेंगझी को हल्का सिरदर्द होने लगा। उसका ओरिजिनल प्लान था कि सेक्ट के डिसाइपल्स में से किसी को कंपेनियन चुना जाए और साथ ही वह उसकी बेटी का पर्सनल गार्ड भी बने। लेकिन अगर किलिन ये फैमिली को पता चल गया कि उनका यंग मास्टर उसका कंपेनियन बन गया है तो फिर बात बड़ी हो जाएगी। रोंगरोंग, मुझे लगता है बाई जियामिंग ठीक है। वह तुमसे बड़ा है, तुम्हारी देखभाल भी कर सकता है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। निंग रोंगरोंग ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और असंतुष्ट होकर कहा, आपने ही तो कहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को कंपेनियन बनाना है। वह सिर्फ लेवल 12 है, फिर भी बाई जियामिंग से बराबरी की लड़ाई कर रहा है। जब वह बाई जियामिंग की उम्र तक पहुंचेगा तो निश्चित ही उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे वही अपना कंपेनियन चाहिए, ठीक है ना डैडी? प्लीज मेरी बात मान लो। उसने निंग फेंगझी की बाह पकड़कर उसे बार बार हिलाना शुरू कर दिया। छोटी बेटी की यह एक्ट देखकर निंग फेंगझी, जो हमेशा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, आखिरकार कुछ ही पल में हार गया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं मान गया। लेकिन पहले ही बता देता हूं, मेरा अग्री करना काफी नहीं है। सामने वाला खुद तैयार होगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। अगर वह अग्री नहीं करेगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। निंग फेंगझी ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा, लेकिन मन में उसे पूरा विश्वास था कि वह यंग मैन शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। निंग रोंगरोंग खुशी से उछलती हुई उसके पास आई और अपना छोटा सा सिर उसकी बाह से टिकाकर एक प्राउड लिटिल स्वान की तरह बोली, वह जरूर अग्री करेगा। निंग फेंगझी ने हेल्पलेस होकर स्वॉर्ड डुलियो की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और बिटर स्माइल दी। आखिर वे कर भी क्या सकते थे? जब उनकी बेटी किसी को पसंद कर लेती थी तो उसके सामने उनकी सारी योजनाएं कमजोर पड़ जाती थीं। मैदान में दो सोल स्केल्स की कोलिजन के बाद बाई जियामिन का चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। उसके आसपास फ्लेम्स से मिलने वाला डेंजर सेंस लगातार बढ़ रहा था। सामने वाला यंग मैन बहुत तेज, प्रेसाइज और दूर से अटैक कर रहा था। उसकी लगभग हर अटैक को ऐसा लग रहा था जैसे पहले से प्रिडिक्ट कर लिया गया है। इस किड ने आखिर किया क्या है? वह हर बार मेरी अटैक पोजीशन कैसे जान लेता है? वह फ्लेम्स के पीछे मौजूद तुम्हारी फिगर को घूरता रहा। वह खुद को धीरे धीरे डेड एंड में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जबकि उसका अपोनेंट अब भी फ्लेम्स के बीच बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। इस तरह की फ्लेम कंट्रोल टेक्निक उसने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखी थी। उसके पास सिर्फ फायर किलिन ही नहीं है, उसने अपना दूसरा मार्शियल सोल अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया। निंग एक्सियाक्सियन तुम्हें देखकर पूरी तरह शॉक्ड थी। सिर्फ एक मार्शियल सोल से वह इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों मार्शियल सोल्स एक साथ इस्तेमाल करे तो कितना टेरिफाइंग होगा। उसने अभी यह सोचा ही था कि बाई जियामिन ने अपने दांत भींच लिए। सेकंड सोल स्किल, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड। बाई जियामिन ने अपनी सबसे पावरफुल किलिंग मूव एक्टिवेट कर दी। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड से शार्प स्वॉर्ड एनर्जी फूट पड़ी और आसपास की फ्लेम्स तक कटने लगी। काउंटलेस स्वॉर्ड एनर्जीज अलग अलग डायरेक्शंस से तेजी से बाहर निकली और तुम्हारे सभी एस्केप राउट्स को पूरी तरह सील कर दिया। यह उसका इस समय का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक था। अपने सेम एज अपोनेंट्स के बीच वह इस मूव से लगभग इनविंसिबल था। लगातार स्वॉर्ड एनर्जीज रिलीज करने के बाद बाई जियामिन ने हल्की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी कॉन्फिडेंट स्माइल थी। तुम्हारे पास सिर्फ फर्स्ट सोल स्केल फायर किलिन है और वह भी दूसरी तरफ है। यह बैटल अब खत्म होनी चाहिए। वह सीधा खड़ा हुआ और अपनी व्हाइट रोब पर लगी धूल को हल्के से झाड़ते हुए ऐसा दिखाई दिया जैसे विक्ट्री पहले ही उसके हाथ में हो। सामने से आने वाली सभी स्वॉर्ड एनर्जीज को देखते हुए तुम्हारी एक्सप्रेशन फिर भी शांत रही। ऑस्पिशियस व्हाइट किलिन की पावर तुम्हारे शरीर के भीतर फैल गई और पूरे शरीर को एक लेयर ऑफ सेक्रेड व्हाइट लाइट ने ढक लिया। तुम्हारी परसेप्शन अचानक अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक बढ़ गई। तुम्हारे मन में एक बेहद मिस्टेरियस फीलिंग उठी, जैसे संसार में होने वाली हर चीज पहले से किसी डेस्टिनी में तय हो, लेकिन हर सिचुएशन में फिर भी एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बची रहती हो। तुम जानते थे कि ऑस्पिशियस किलिन के पोजेशन के बाद तुम्हारी ओरिजिनल परसेप्शन एबिलिटी बढ़कर डेंजर अवॉइडेंस की इंस्टिंक्टिव एबिलिटी बन गई थी। इस समय अपने इनर इंस्टिंक्ट का पालन करके किया गया कोई भी डिसीजन तुम्हारे लिए सबसे ऑप्टिमल चॉइस होगा। तुमने अपना पैर आगे बढ़ाया। सिल्वर व्हाइट क्लाउड्स ने तुम्हारे पूरे शरीर को घेर लिया और तुम्हारी दोनों आंखें धीरे धीरे बदलकर तुम्हारी पूरी प्रेजेंस सेक्रेड और अनटचेबल दिखाई देने लगी। केवल एक कदम आगे बढ़ाते ही दो स्वॉर्ड एनर्जीज तुम्हारे शरीर के बिल्कुल पास से गुजर गईं। घने और ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल स्वॉर्ड एनर्जी ब्लॉकेड के बीच तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया और उस सीड फॉर्मेशन में मौजूद केवल एक लाइफ पाथ को खोज लिया।
तुम्हारी डेंजर अवॉइडेंस इंस्टिंक्ट उसी क्षण शांत हो गई। तुम्हारी आंखों में हल्की चमक उभरी। यह एबिलिटी वास्तव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। सभी को लगा था कि अब वे तुम्हें गंभीर रूप से घायल हालत में देखेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि केवल कुछ ही ब्रेथ्स के भीतर तुम इस डेडली किलिंग मूव को इस तरह पूरी तरह सॉल्व कर दोगे। वह वह ऐसे ही बाहर निकल आया। क्या मैंने गलत देखा? सीनियर ब्रदर बाई की सोल स्किल का रिजल्ट ऐसा कैसे हो सकता है? चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। बाई जियामिंग वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और शॉक भर गया था। वह किसी भी तरह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम आखिर उसकी किलिंग मूव से बाहर कैसे निकल आए। स्थिर खड़े उस व्हाइट रोब युवक को देखते हुए तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें बताना भूल गया, मेरा मार्शल सोल ऑस्पिशियस किलिन है। जन्म से ही मेरे अंदर ऑस्पिशियस पावर मौजूद है। तुम्हारी इस किलिंग मूव में भले ही लाइफ पाथ कितना भी धुंधला क्यों न हो, मैं उस एकमात्र चांस ऑफ सर्वाइवल को खोज सकता हूं। अब भी अटैक करना है? तुम्हारा एकमात्र ट्रम्प कार्ड पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हारी हल्की सी नजर बाई जियामिंग पर पड़ी, लेकिन उससे उसे अभूतपूर्व प्रेशर महसूस हुआ। स्पष्ट रूप से तुम अभी कम उम्र के एक यंग मैन थे, फिर भी तुम्हारे शरीर से एक ऐसी मिस्टेरियस और टेरिफाइंग फीलिंग निकल रही थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। आई सरेंडर। बाई जियामिंग ने दांत भींचे और आखिरकार अपना हाथ नीचे कर लिया। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और हाथ उठाकर पूरे आसमान में फैली फ्लेम्स और किलिंग फैंटोम को वापस समेट लिया। वैंग सीनियर ब्रदर तो सेक्ट के सबसे टैलेंटेड लोगों में से हैं। तुम सिर्फ लेवल 12 सोल पावर पर ही इतनी आसानी से उन्हें हरा पाए। तुम बहुत स्ट्रांग हो। टैलेंट? स्वॉर्ड किंग, तुमने हल्की मुस्कान के साथ एक फ्लैट टोन में कहा, लेकिन तुम्हारे शब्द लोगों के कानों में थंडर की तरह गूंजे। बगल में खड़े निंग तायन लॉन्ग पहले एक पल के लिए स्टंड हुए, फिर जोर से हंस पड़े। जैसा एक्सपेक्टेड था लिटिल फ्रेंड, इतनी कम उम्र में ही ऐसी शार्पनेस। गुड, बहुत अच्छा। वह तुम्हें जितना देखते उतने ही सेटिस्फाइड होते जाते। पवेलियन के व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर स्वॉर्ड डुलियो ने धीमी आवाज में तुम्हारे कहे शब्दों को दोहराया, फिर हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। यह किड सच में बहुत एरोगेंट है। उसने अनगिनत टैलेंटेड यंगस्टर्स देखे थे, उनमें कॉन्फिडेंट और एरोगेंट लोग कम नहीं थे, लेकिन इतनी डायरेक्ट एरोगेंस वाला उसने सच में बहुत कम देखा था। सो कूल। बहुत अच्छा कहा। स्वॉर्ड डुलियो की स्ट्रेंथ के बारे में सुनकर भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारी और उसकी उम्र लगभग समान होने के कारण निंग रोंगरोंग की एडमिरेशन तुरंत पूरी तरह तुम्हारी ओर चली गई। बस करो, अपनी यह फैंगर्ल वाली हालत थोड़ी कम करो। निंग फेंगजी ने बेबसी से उसकी फोरहेड पर हल्की चपत लगाई। निंग रोंगरोंग ने जीभ बाहर निकाली और तुरंत उसकी बाह पकड़कर हिलाने लगी। डैडी, जल्दी से उसे मेरा कंपेनियन बना दो ना। पहले मुझे कंपेनियन चाहिए ही नहीं था, लेकिन अगर वह है तो मुझे चाहिए। जल्दी करो ना प्लीज डैडी। ओके ओके, मैंने ऑलरेडी लोगों को उसे बुलाने भेज दिया है। वह अग्री करेगा या नहीं, यह उसकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। निंग फेंगजी ने हेल्पलेस होकर मुस्कुराते हुए कहा। निंग रोंगरोंग ने यह सुनते ही शरारती अंदाज में उसके पीछे छिपकर झांका। दूसरी ओर तुम अभी निंग तायन लॉन्ग के साथ वहां से जाने ही वाले थे कि निंग फेंगजी का इनविटेशन तुम्हें मिल गया। निंग तायन लॉन्ग को भी उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट मास्टर खुद कंपटीशन देखने के लिए यहां मौजूद थे। अगर तुम अग्री करते हो तो सेक्ट मास्टर की बेटी के कंपेनियन बनना वास्तव में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की वेल्थ और रिसोर्सेस पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और उस ओल्ड मैन को हाथ से गुड बाय किया, फिर सामने आए व्यक्ति के साथ मुड़कर चल दिए। बैटल शुरू होने से पहले ही तुमने अंदाजा लगा लिया था कि निंग फेंगजी शायद कंपटीशन देखने आए होंगे। यह सेक्ट मास्टर अपनी बेटी को लेकर प्रसिद्ध रूप से प्रोटेक्टिव था। निंग रोंगरोंग से जुड़ी कोई भी बात वह कैजुअली नहीं लेता था। कंपेनियन को उसके साथ लंबे समय तक रहना था, इसलिए कैंडिडेट का चयन नेचुरली बहुत केयरफुली होना था। तुमने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ का यह प्रदर्शन किया था। तुम्हारा असली उद्देश्य कंपेनियन की पोजीशन पाना बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी नज़र सिर्फ 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के एक्सलेंट कल्टीवेशन एनवायरनमेंट पर थी और तुम कुछ समय तक यहां रहकर कल्टीवेट करना चाहते थे। जैसे ही तुम हॉल में पहुंचे, निंग फेंगजी की नज़र तुरंत तुम पर पड़ी। सच में जैसा पिता वैसा पुत्र। इतनी कम उम्र में ऐसी कल्टीवेशन, फ्यूचर लिमिटलेस है। उसके चेहरे पर वार्म स्माइल थी। तुमने बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली सैल्यूट किया। जूनियर ने निंग सेक्ट मास्टर को प्रणाम किया।
सेक्ट मास्टर की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तुम्हारी कामनेस और कंपोजर देखकर निंग फेंगजी और स्वॉर्ड डुलियो दोनों ने सीक्रेटली सिर हिलाया। तुम्हारी बेरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, स्ट्रेंथ आउटस्टैंडिंग थी और तुम्हारा करेज तथा टेम्परमेंट भी सेम एज यंगस्टर्स से बहुत आगे था। अगर समय दिया जाए तो तुम निश्चित रूप से एक पावरफुल एक्सपर्ट बनोगे। निंग फेंगजी की आंखों में हल्की चमक आई। उसके मन में एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसका वह तुम्हारी राय जानना चाहता था। निंग फेंगजी ने हाथ उठाकर तुम्हारे लिए एक कप ऑफ टी डाली और नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ तुम्हारी ओर देखा। तुमने सिर हिलाया और गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा। इससे निंग फेंगजी तुम्हें और भी पसंद करने लगा। ऐसा है, मेरी बेटी एक कंपेनियन की तलाश में है। पता नहीं तुम्हारा क्या विचार है। उसने पीछे मुड़कर निंग रोंगरोंग की ओर देखा। छोटी लड़की की नजरें लगातार तुम पर टिकी हुई थीं। पिता की नजर महसूस होते ही उसने शरारती ढंग से जीभ बाहर निकाल दी। तुमने निंग रोंगरोंग की ओर देखा। उसके छोटे चेहरे पर बेबी फैट था और बड़ी चमकदार आंखों में एडमिरेशन साफ दिखाई दे रही थी। रोंगरोंग मेरी अकेली बेटी है। अब वह मार्शियल सोल अवेकनिंग की उम्र में पहुंचने वाली है, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत नहीं रख पाती। यह बात सच में मुझे परेशान करती है। अगर तुम कंपेनियन बनने के लिए अग्री कर लो। वह किसी भी तरह समझ नहीं पा रहा था कि तुम आखिर उसके उस घातक प्रहार से कैसे बाहर निकल आए। सफेद वस्त्र पहने उस स्तब्ध युवक को देखते हुए तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे खुद ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बोरिंग टाइप का है। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा।